एक सवाल छोटा था, किया नहीं किया? नहीं किया। देख लो क्वेश्चन नंबर 7, 14.1, 14.1 का 7वां सवाल। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, उसकी अधिकतम संभावना कितनी होगी? नहीं होने की 0। तो यहाँ पे सीधे सीधे सवाल में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें पता है कोई संभावनाएं दो होती है, लेकिन उसका अधिकतम मान कितना होगा? 1। तीन विद्यार्थी हैं, तीन विद्यार्थियों में से दो का जन्मदिन एक ही होने की संभावना दी हमें कि नहीं होने की दी है? एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी हमें, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? अब हमें पता है कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, दोनों का अधिकतम मान कितना होगा? दोनों का योग 1 होगा। बात मत करो, दिया है। सवाल में कंफ्यूजन करने के लिए आपको तीन विद्यार्थी दो विद्यार्थी लिखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल में। विद्यार्थी का जन्मदिन तो पता ही होगा आपको क्या होता है? बर्थडे, जिस दिन पैदा होता है। दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन, अच्छा, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, और ना होने की प्रायिकता को हम किससे दर्शाते हैं? पी, और ई के ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं, जिसका मान हम कितना दिया है? 0.992। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, इसकी प्रायिकता में निकालनी है, यानी कि पी का मान हमें निकालना है। अगर पी लिखा मतलब कि प्रायिकता होने की है, के ऊपर बार लगाए मतलब कि प्रायिकता ना होने की है। और चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इतने दिन से आए रहे वो तो जानते होंगे कि कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसका अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। बस सवाल में जो जो दिया उसका मान है, तो पी का मान हमें निकालना है। ये क्या है? दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। पी बार का मान हमें दिया है कितना? 0.992 बराबर 1। ये प्लस का उस तरफ जाकर 1 माइनस 0.992, किसका मान बचेगा? ये पीई का, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने का जन्मदिन। अब भैया एक में दशमलव है नहीं, तो हम लगा सकते हैं क्या? बराबर 1.000, 3 अंक क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर 3 अंक पर है। माइनस 0.992 आपके हिसाब से लिख दिया मैंने, और क्या चाहिए? बराबर 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0 दशमलव, और यहाँ कितना बचा? 0। यानी पी का मान कितना आया? यानी कुल मिलाकर अगर हम इतना बड़ा सवाल नहीं करते, सवाल आपका 1 नंबर में आ जाए, तो क्या करना? सीधे सीधे 1 में से घटा देना। क्यों? अगर वो होने की पूछे और ना होने की भी, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है? 1। अगर होने का मान देता तो हम किसका निकाल सकते थे? ना होने का। अभी हमें ना होने का दिया तो किसका निकाल ले? हमें होने का। जल्दी से उतार लो, नया पार्ट स्टार्ट होने वाला आपका। अब आपके अगले दो पार्ट, पार्ट 10, पार्ट 11। 10 नंबर का पार्ट है। 10 नंबर में सिर्फ हमें व्रत ही व्रत पढ़ना है। दोनों पार्ट में से 3-3 नंबर के एक एक तो सवाल आएंगे, और 2-2 नंबर के एक एक नंबर के विकल्प आएंगे। ये कुछ नहीं, सिर्फ व्रत 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 व्रत, इंग्लिश में सर्कल। भैया पढ़े तो ही याद होगा, क्योंकि रटने से तो कुछ नहीं होगा, और आपको पता है कि सवाल रट नहीं सकते, और आगे समझ लेना बस आप। और अब आप घर जाके पढ़ो या ना पढ़ो, मेरे को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। आप आओ या ना आओ, मेरे को उस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री का ज्ञान में दूंगा नहीं, और ना ही आप लेना चाहते हैं। नहीं तो हमें देना नहीं है वो सब। चिंता मत करो, तो ज्ञान है निकल ही आता है, कितनी मना करो ना देने को फिर भी। नितिन किसका नाम लिखा है हाथ पे? अच्छा भगवान का, अच्छा जय श्री राम लिखा है।
अब हंसने वाली बात क्या थी इसमें? बात वही है कि आपका दिमाग कहाँ तक जाता है। अब मैं डिब्बा भी बोलूंगा तो मेरे को पता है आपका दिमाग कहाँ तक जाएगा। सोच लो आपके दिमाग में अंदर क्या भरा हुआ है। मैंने सिर्फ इतनी पूछा था कि हाथ पे किसका नाम लिखा हुआ है। पता नहीं क्या लगी हो उसमें हंसने वाली बात। भैया हाथ नाम लिखवाने के लिए होता है। कैसे रही आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं? बहुत अच्छी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी रही। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, अच्छे के लिए तो। तालिया। पार्ट 10 निकाल लो जल्दी से। हालांकि निकालने कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मेरे को सुनो। पार्ट 10 पढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूँ 10 और 11, 10 में आपका व्रत और 11 में आपके व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। जो रोज आएगा उसको 11 समझ में आएगा, जिसने 10 पढ़ा उसी को 11 समझ में आने वाला है। 10 नंबर के पार्ट है, सोच लेना दोनों। अब आपको कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर नहीं चाहिए। अगर आपने समझ लिए तो इतने सरल पार्ट हैं कि अब क्या बताएं, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। और अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, फिर आपको कोई आके बता ही नहीं सकता। व्रत पढ़ना में क्या होता है, व्रत कौन बताएगा? व्रत और गोले में अंतर होता है भैया। नहीं, यहाँ आपने बोला कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में वही आता है, लेकिन व्रत और गोले में अंतर होता है। सिंपल सी बात है कि प्लास्टिक की बॉल भी देखी हमने, और हाथ की कड़ी, सॉरी हाथ की चूड़ी, या हाथ का कड़ा भी देखा होगा। लड़के कड़ा पहनते हैं, लड़कियां भी कड़ा पहनती है हालांकि, लेकिन लड़कियां अधिकांश चूड़ियां भी पहनती। तो बॉल और जो चूड़ी आप सभी ने देखी, दोनों में अंतर होता होगा कुछ, कि बॉल पूरी तरह से गोल होती है सभी तरफ से, लेकिन चूड़ी में क्या होता है, सिर्फ एक पहिया टाइप होता है। तो जो पहिया होता है उसी को हम व्रत कहेंगे, लेकिन जो बॉल होगी प्लास्टिक या टेनिस की जो भी, उससे हम गोल कहेंगे। व्रत क्या होता है? हाथ का कड़ा, हाथ की चूड़ी, साइकिल का पहिया, कार का पहिया, यानी कि जो सिर्फ गोला हो, यानी कि सिर्फ जिसमें एक ही पट्टी हो, जो ज्यादा मोटा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्रत कहेंगे। लेकिन गोला क्या होता है? जो गेंद के आकार का होता है। अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फुटबॉल का आकार थोड़ा बड़ा होता है, प्लास्टिक की गेंद का आकार थोड़ा छोटा होता है, टेनिस की बॉल का आकार थोड़ा छोटा होता है। तो दोनों में अंतर भैया कैसे पता चला कि कौन क्या है? तो व्रत में हम केंद्र को आराम से ढूंढ सकते हो। व्रत में केंद्र होता ही है। व्रत में क्या होता है? केंद्र। केंद्र क्या होता है? एक बिंदु होता है जिसको हम केंद्र मान लेते हैं। जो अब केंद्र क्या होगा कि भैया जो बिल्कुल बीचों बीच, जो इस कमरे का बीच सेंटर हो जाएगा। जैसे कि इनको थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए तो ये इस कमरे के कहाँ बैठेंगे? बीच में। जैसे कि ये ऊपर वाला छेद देखो आप, इस कमरे का पंखे वाला छेद, पंखा कहाँ होता है? लगभग कमरे में बिल्कुल बीच में होता है। उसे हम क्या मान लेंगे? कमरे का केंद्र मान लेंगे। तो ऐसे ही व्रत के अंदर केंद्र होता है, लेकिन जो गोला होता है उसके अंदर केंद्र नहीं होता है। प्लास्टिक की बॉल के अंदर कहाँ गोला ढूंढोगे आप? कहाँ केंद्र ढूंढोगे? नहीं मिलेगा। तो यानी कि प्लास्टिक की बॉल या जो हमारी बॉल होती है वो किस आकार की होती है? गोलाकार की। लेकिन हाथ की चूड़ी वृत्ताकार की। आकार यानी जो उसका शेप होता है। तो व्रत होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सरल। आपने प्रकार देखे होगा, प्रकार सूजे वाले, जिसमें एक तरफ सुई होती है और एक तरफ हम पेंसिल लगाते हैं। तो भैया उसकी सुई को एक कॉपी के पेज के ऊपर रख दो, ठीक है, और सुई को हिलाना नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा क्या करो, प्रकार को थोड़ा सा खोल लो, जो पेंसिल वाला हिस्सा, और क्या करो कि इसके जो आपने बिंदु माना जहां सुई रखी है उसके चार, और उसको इस तरह से घुमा दो। डिवाइडर कहते थे इंग्लिश में, सही कहा आपने। मान लो कि वृत्त है, नहीं बनेगा भैया बिना प्रकाश से, जब जब उसको बनाते ही डिवाइडर से, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बन जाए। नहीं बनेगा, छोड़ दो, बना दूंगा मैं कभी कभी, चिंता मत करो, हर बार नहीं बनेगा। नजर लगा दिया आपने, क्योंकि मैंने एक बार बना दिया था, वह आपने बोल दिया। हाँ भैया,
तो वो वृत्त की संरचना, संरचना का मतलब क्या होता है? बनावट, आकार। संरचना का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। जैसे हम मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान की संरचना बनाते हैं कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखो, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, उनके बीच में मसाला भरते जाओ, ईंट का, गिट्टी का, रेत का, जो गिट्टी का नहीं होता, ईंट और सॉरी रेत और सीमेंट का होता है। तो भैया क्या होता है कि किसी एक बिंदु को उठाओ पहले तो, और बिंदु को मान लो केंद्र। ठीक है, किसी एक बिंदु को माना हमने, और बिंदु को क्या मान लिया? केंद्र। बिंदु क्या होता है? कहीं पर भी बना दो, ये होगा बिंदु, लेकिन एक बिंदु और उसको हम क्या मान लेंगे? केंद्र। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर, अब चार ओर का मतलब क्या होता है? उसके चार ओर, आसपास। मेरे चार ओर क्या है? सामने आप बैठे, पीछे दीवार, इस तरफ बोर्ड है, इस तरफ कुर्सी रखी हुई, ये चार ओर का माहौल होगा। ठीक है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर, कहां पर? उसके चारों ओर समान दूरी पर। समान दूरी का मतलब क्या हुआ? या तो 2 सेंटीमीटर है तो फिर सभी दूरियां कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये सभी रेखाओं की लंबाई आपस में क्या हुई? बराबर। तो यानी कि समान दूरी पर, यानी कि अगर 1 2 है तो सभी कितने होने चाहिए? 2। 1 3 है तो सभी दूरियां कितनी होनी चाहिए? 3। कहां से? उसके केंद्र बिंदु से। किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर। समान दूरी पर कैसे? अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरफ भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। इस तरफ भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होना चाहिए आपका? 4 सेंटीमीटर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जितनी रेखाएं खींची सिर्फ इतनी हो सकती, बहुत सारी रेखाएं हो सकती। ये हो गई, 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 पूरी साइकिल का पहिया बन गया देखते देखते। तो ये सारी रेखाएं और भी खींच सकते हैं भैया, बीच में जगह छूटी हुई है। तो होना क्या चाहिए कि जितनी भी ये रेखाएं खींची है, कहां से? अगर मैं इसके केंद्र बिंदु को क्या मान लू? ओ मान लू, तो ये सभी जो अभी आसपास की रेखा को क्या नाम कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सभी रेखाएं हमने खींची है, इनका आकार कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या किया कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर। अब समान दूरी पर हमने एक संरचना बनाई है क्या? गोल गोल, जो मैंने पहले बना चुका हूँ कि जो ये खत्म हुई, इनको क्या कर दो आपस में, यहां से यहां मिला दो, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, उन सभी को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। परिभाषा कैसे बनेगी? किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और ये सभी इतनी सारी जो रेखाएं बनाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम त्रिज्या। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो वृत्त किसे कहते हैं? कि किसी बिंदु को केंद्र मानो, उसके चारों ओर समान दूरी पर, समान यानी बराबर दूरी पर बनाई गई एक संरचना को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है, और केंद्र को सबसे पहले माना हमने, एक बिंदु को माना, बिंदु को क्या नाम दिया? केंद्र। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये याद रखना। वृत्त की परिभाषा क्या है? कोई पूछ ले वृत्त क्या होता है, कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में कई सारी चीजें आती हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप वृत्त की परिभाषा लिखो, डालो हेडिंग वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। जल्दी जल्दी हाथ चलाते जाना, आपस में बात करने तो मुंह से बात कर लेना, लेकिन हाथ से लिखते जाना। क्या लिखा? अब जो मैंने बोला है वही मैं लिख दूंगा। किसी बिंदु को, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर, चारों ओर समान दूरी पर, समान दूरी पर बनाई गई संरचना, जो चित्र बनाया ना, इस चित्र को हम संरचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बनाई गई संरचना को वृत्त कहते हैं, को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को वृत्त कहते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं बोलूँ मैं तो इंग्लिश में क्या बोलूँ, जब आपको हिंदी में पढ़ना नहीं पड़ता था।
लिख लिया। जैसे कि अगर हमें वृत्त बनाना है तो ये बना दिया मैंने वृत्त। तो भैया क्या हुआ कि किसी बिंदु को हमने केंद्र मान लिया, उसके चारों समान दूरी पर बनाई गई संरचना को हम वृत्त कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्दावली आएंगी। सबसे पहले आएगी जीवा, जो कि आजकल नाम बहुत चलन में है, जीवा। ठीक है, तो जीवा क्या होती है, इसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। आपको केंद्र नहीं दिख रहा होगा भैया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तो आपको केंद्र कहाँ है। तो भैया रुक जाओ, पहले जीवा नहीं लिखना, डाल दी गाड़ी। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा किया। परिधि, सबसे पहले लिखेंगे परिधि। तो भैया परिधि का पहले समझ लो, मैं बताऊंगा। पहले तैयार है हम लिखने के लिए, पेन हमारे हाथ में और बिल्कुल जंग लड़ने के लिए तैयार है भैया। अब ध्यान से देखोगे तो हमने एक व्रत बनाया। अभी व्रत कैसे बनाया कि हमने एक बिंदु को लिया, हाँ गोल बनाया कि हमने एक बिंदु को लिया। अब मैंने बात को वहीं पर हटा दिया था, बीच में से हंसना नहीं, फिर मैं भूल जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। नहीं पढ़ के आया हूँ घर से। और क्या, हाँ तो भैया किसी बिंदु को केंद्र मानकर आप ना मास्क पहन के आया करें। पर आप हंसते भी ऐसा है कि आपकी आवाज बाहर आ जाती है। तो मास्क क्या करेगा उसमें, मास्क में सिर्फ आपका हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखेगा, आवाज तो फिर भी सुनाई देगी। भैया रुक जा रुक जा रुक जा, शांति कर लग। अब चुप बैठ जाए बिल्कुल। अच्छा हाथ से जब तक लिख लें, सही बात है, वो भी मौके का फायदा उठा रहा सामने वाला। हाँ भैया, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को हमने क्या कहा, व्रत। अब जो हमने संरचना बनाई कहां पर बनाई, समान दूरी के ऊपर। देखिए हमने के बिंदु बनाया था जिसको हमने केंद्र माना था, चारों ओर समान दूरी पर ये क्या खींची थी हमने, ये रेखाएं खींची थी। और अब जब मैंने रेखाओं को आपस में मिलाया था, ठीक है, तो ये जो आसपास हमने एक आवरण खींचा था, एक रेखा खींची थी आसपास, ये गोल गोल, इसी रेखा को क्या कहेंगे, जो आसपास खींचा था इसको, इसी को कहते हैं परिधि। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, कैसे कहेंगे अगर है? हाँ तो भैया अब हम इसे कैसे कहेंगे परिधि की, परिधि को जैसे मैंने परिभाषा बताई ना, ये मैंने लिखवा दिया यहाँ पर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाएंगे संरचना को व्रत कहते हैं। यही बोला है और कुछ नहीं बोला स्पीड में, आपको पल्ले भले नहीं पड़ा। अब भैया जो आसपास ही बनाया था, मैं परिधि की परिभाषा कैसे बनाऊं, तो क्या कहेंगे, ये आपको व्रत दिख रहा है। अब व्रत का बाहरी आवरण, व्रत के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण, इसे हम क्या कहेंगे, परिधि। अब चारों ओर क्या भैया, ये केंद्र के, व्रत के केंद्र के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण, क्या इससे बाहर और कुछ बना हुआ है क्या, ये जो आसपास की रेखा है इससे बाहर और कुछ नहीं बना हुआ। एक खेत मान लो आप, लेकिन खेत को आपको ऐसा मानना है व्रत के आकार का, कि जिसकी चारों मेड़ इस प्रकार की ना हो, आयताकार वर्गाकार ना हो, कैसी हो, गोल हो पूरी। जैसे कि हमारा कुआं, कुआं का सबसे ऊपर वाली रिंग को मानो आप, तो उसका जो आवरण बना हुआ होता है वो पूरा बाहरी आवरण, आवरण क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। व्रत की परिधि क्या होगी कि व्रत के केंद्र के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण, क्या हो जाओ शुरू, व्रत के केंद्र के, व्रत के केंद्र के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण। देखो भैया सरल भाषा में बता भी रहा हूं और परिभाषा भी लिखवा रहा हूं, बाकी समझना आपके हाथ में ही, आपको समझ में नहीं आया इसमें तो पूछ लेना भले आप। आवरण, आवरण व्रत के केंद्र के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण में, वही तो कि बाहरी आवरण, बाहरी आवरण परिधि कहलाता है, परिधि कहलाता है। परिधि कहलाती है, अरे बड़ी की मात्रा लगाई इसमें, क्या परिधि कहलाती है किया मैंने, क्योंकि परिधि भैया स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए। हाँ भैया पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़े होंगे आपने, दो प्रकार के लिंग नहीं पढ़े क्या, हाँ तो वही परिधि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुरुषों वाला, स्त्रीलिंग महिलाओं वाला। तो क्या हुआ परिधि कि किसी वृत्त के केंद्र के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। अब भैया मान लिया जाए हमें व्रत की परिधि निकालनी है,
तो वृत्त की परिधि कौन सी होगी कि जो हमारा कुआं होगा, कुएं के चारों ओर जो बाहर वाली दूरी होगी आसपास की, उसे हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। कि मान लिया जाए ये कुआं है, ये कुएं का सबसे ऊपर वाला रिंग हमारी भाषा में, तो ये जो ये पूरी आसपास की उस जो रिंग बना है उसकी ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, ये परिधि कहलाएगी। ये बीच में मान लो ये कुआं बना हुआ है, इसमें बहुत सारे रिंग बने हुए हैं, बहुत गहरा दिख रहा है, आपको पानी दिखना चाहिए इसके अंदर। ये देखो दिख रहा है ये पानी, वाटर, H2O, और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाँ कोई भी हो भैया, हमारा विषय गणित, गलत बोल दिया तो माफ करना। तो ये कुएं के अंदर क्या भरा हुआ, पानी, ये बाहर वाला रिंग, और ये बाहर वाले रिंग की कुल आसपास की लंबाई क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि, ये हो जाएगी आपकी परिधि। तो यानी कि केंद्र के चारों ओर बना हुआ बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, परिधि। याद रखने आती है परिधि। अगली परिभाषा अब लिखो, जीवा। जीवा, इसे इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। हाँ, अब आप परिधि जान चुके क्या होता है, जान चुके कि वृत्त के चारों ओर का जो बाहरी आवरण वाली दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, बाहरी आवरण, परिधि कहलाएगा। पहले सामने देख लो उसके बाद देख। जीवा क्या होता है भैया, तो परिधि जानते हो आप क्या होता है वृत्त में। अब जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए, अब पहली बात कि एक सरल रेखा क्या होती है, जो बिल्कुल एक सीधी हो, जो बिल्कुल कैसी हो, सीधी हो, यानी कि बिल्कुल ऐसी घूमती हुई ना जाए, ऐसी भी ना जाए, ऐसे भी ना जाए, सिर्फ कैसी खींचेगी, जो सीधी। तो जब भी हम इसमें हमेशा सरल रेखा बनाएंगे हम, तो ध्यान से देखना, ये पूरा ये बाहरी आवरण क्या है, परिधि है। अब मुंह पे हाथ रख लेना, आवाज नहीं आना चाहिए मुंह से, इसे जमा ही लेते बिल्कुल। ये आलस फैलाने वाला काम है कुल मिलाकर, और कुछ नहीं। तो ये होगा भैया एक व्रत, ठीक है। मैं व्रत इतना अच्छा बनाता हूँ, पता नहीं आज क्यों नहीं बन रहा, मत बनने दो। तो परिधि आपको पता है क्या होती, जो केंद्र के चारों ओर बाहरी वाला आवरण क्या कहलाएगा हमारा, परिधि कहलाएगा। अब इसमें आइए एक जीवा। किसी के दिमाग में चल रहा है कि भैया काय लिखवा रहे हो, परिभाषा आती, जीवा की परिभाषा लिखिए, व्यास की परिभाषा लिखिए, परिधि की परिभाषा लिखिए, व्रत क्या होता बताइए, परीक्षा में ढेर हो जाओगे। अब मैं कह रहा हूं कि भैया जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएगा उसे हम क्या कहेंगे, जीवा। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब परिधि के दो बिंदु कैसे, कि भैया परिधि तो जो आसपास की कुल लंबाई कहलाती है। अब ये जो आसपास की कुल लंबाई है, इसमें तो बहुत सारे बिंदु भी हो सकते हैं, तो कौन से दो बिंदुओं को, कोई से दो बिंदुओं को मिला दो आप भले ही इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये जीवा हो गया आपकी, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये जीवा हो गया आपकी, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये आपकी जीवा हो गई। यहाँ वाले बिंदु को मिला दो, भैया हमें ऐसे नहीं मिलाना, हमें तो ऐसे मिलाना, तो ऐसे मिला दो। कहाँ वाला, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों को हमने मिलाया, ये क्या होगा, परिधि हो गई। हमने एक बिंदु इसको और एक बिंदु इसको मिलाएंगे, तो ये इन दोनों को मिला दिया, ये क्या हो गई, जीवा। क्या हुआ, जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। अब देख लो आप, इन्हें सभी दो दो बिंदु मिल रहे, एक बिंदु ये, 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 एक बिंदु ये। आप इसको मान लो ये बिंदु, ये बिंदु, या ये बिंदु, ये बिंदु। बिंदु लड़कियों का भी नाम होता है, लेकिन वो बिंदु नहीं है यहाँ पर, बिंदु ये वाला पॉइंट, पॉइंट है यहाँ पर, है ना। तो क्या हुआ परिधि, कौन बताएगा, सॉरी जीवा। जीवा क्या हुई कि जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। परिधि क्या होती है, व्रत के बाहरी वाला आवरण। कि हमारा खेत अगर गोल आकार का हो, तो उसकी जो आसपास की कूड़, अब ये आसपास को क्या कहेंगे, खेत के चारों जो होती है उसे मेड़ कहते हैं, मेड़ कहते हैं ना, या बागुर भी कहते हैं उसको। अरे हाँ कहते हैं भैया, कहते हैं, कहते हैं। और उसी को बाढ़ भी कहते हैं, बागुर को बाढ़ लगाना भी कहते हैं। तो कैसे मान लो कहते हैं उसको, तभी तो बोल रहा हूँ, मेरे को हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, चिंता मत करो आप। हाँ भैया, हाँ तो भैया क्या है, आपने सब्जेक्ट नहीं। तो भैया ये एक तो ऊपर की मेड़ और एक नीचे की मेड़, दोनों मेड़ को हम मिला देंगे, तो ये दो बिंदुओं को मिलाया हमने, तो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, और ये आसपास की ये कुल रेखा क्या कहेंगे, परिधि। तो वह रेखा हो जाओ शुरू, वह रेखा, अब रेखा भी कोई लड़की का नाम नहीं, लाइन का नाम है, वह रेखा जो परिधि, वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए, दो बिंदुओं को मिलाए, बिंदुओं को मिलाए, वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे जीवा कहते हैं। अब किसी का नाम आपने अगर सुना हो कि उसका नाम जीवा, तो उसको बोल देना इंग्लिश में कॉर्ड। मैं तो आपकी पहचान की बोल रहा हूं।
वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे जीवा कहते हैं। लिख लिए? चिंता मत करो, बहुत सारी परिभाषाएं आएंगी, तो अभी इतनी सारी लिखवा दूं, उसके बाद पूछूंगा एक साथ, आपको पता नहीं चला क्या क्या बताया था। सूद नहीं पड़ी? क्या सूद नहीं पड़ी? आप इसको मेरे को ये बताओ। अच्छा ये बोला सूद नहीं पड़ी, बीच बीच में बोलूंगा भैया मैं इतनी तेज तो। जीवा क्या होती है कि जो परिधि, सबसे पहले व्रत कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को हम व्रत कहते हैं। समान दूरी पर होना चाहिए। अब भैया ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं ये बार बार मेरे चित्र बन रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा, मान लिया जाए मैं यहाँ पर केंद्र मानू, तो एक रेखा तो मैंने ये बनाई, बात मत करो। अब मैं आपसे पूछूं कि एक तो रेखा हो गई ओ ए, ये केंद्र का नाम दिया मैंने ओ, केंद्र का नाम दिया है ओ, तो एक रेखा तो हो गई ओ ए और एक रेखा हो गई ओ बी। अब हालांकि इसमें देखो आप ओ ए और ओ बी दोनों रेखाएं यहाँ पर बराबर है क्या आपस में? नहीं है, ओबी की लंबाई थोड़ी सी अधिक दिख रही होगी आपको, तो इसको हम व्रत नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये रेखा जितनी बड़ी है ना उतनी बड़ी इस रेखा का मान होना चाहिए। तो अभी हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि भैया ये मान लो कि व्रत है कि चारों ओर की ये दूरी क्या है आपस में बराबर। अंडा देखा आपने? देखा होगा सभी ने। अंडा कभी वृत्ताकार नहीं होता, क्योंकि अंडा कैसा होता है? बिल्कुल इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का। तो भैया इसके चारों समान दूरी संरचना थोड़ी होगी, इस तरफ की दूरी तो ज्यादा होगी लेकिन इस तरफ की कम होगी, तो इसलिए वृत्ताकार नहीं होता। चूड़ी को देखा आपने? चूड़ी का केंद्र निकाल सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल गोल होती है, जिसका केंद्र मिला सकते हैं कि अगर बीच में आप कहीं पर एक प्रकार रख दो, आसपास घुमा दो, क्या बन जाएगी? चूड़ी बन जाएगी। हाँ, तो किसी बिंदु को चारों के केंद्र के चारों ओर मानकर बनाई गई संरचना को हम क्या कहेंगे? व्रत। अब ये जो आसपास का जो कुल आवरण होगा हम इसको कहेंगे परिधि, और जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएगा उसे हम क्या कहेंगे? जीवा। व्रत में क्या क्या पढ़ लिया हमने? एक तो केंद्र देखा, उसके बाद वृत्त देखा, आसपास की लंबाई को परिधि, और जो दो बिंदुओं को मिलाया उसे हमने क्या कहा? जीवा कहा। कितनी जगह बची और बोर्ड में? व्यास की परिभाषा आ सकती है? क्या आ सकती है? अगला नाम व्यास। देखो आप, एक परिभाषा में तीन तीन नाम आए लड़कियों के, एक आ गया रेखा, एक आ गया बिंदु, एक आ गया जीवा। कितने नाइंसाफी होते लड़कों के साथ हर जगह, एक नाम नहीं है लड़कों का। हाँ, क्या बोला मैंने? व्यास। भैया इसको इंग्लिश में बोलते डायमीटर। किसी को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो बोल देना, मैं स्पेलिंग लिख दूंगा उसकी। व्यास। अब फिर से सामने देखो, पहले एक अच्छा सा व्रत बनाता हूं मैं, छोटा सा। मान लो ये व्रत है जिसकी चारों की समान दूरी आपस में क्या है? बराबर। और ये व्रत का क्या है? केंद्र। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाए, वह जीवा जो कहां से जाए? वृत्त के केंद्र से होकर जाए। यानी कि अभी तो हमने क्या पढ़ा कि जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, अब ये केंद्र से होकर जा रही है, इसे क्या कह देंगे हम? व्यास कह देंगे। तो व्यास की एक परिभाषा तो ये हो गई। व्यास की दूसरी परिभाषा कि वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे लंबी भुजा, वृत्त के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे, कि जो परिधि के दो बिंदुओं तो मिलाएगी लेकिन कहां से जाएगी? वृत्त के केंद्र से। तो वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। या फिर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अब भैया परिधि के दो बिंदुओं को तो ये वाली रेखा मिला रही, देखो एक परिधि का एक बिंदु ये, परिधि का एक बिंदु ये, तो हम इस ए बी को जो रेखा बन रही है इसको हम व्यास नहीं कहेंगे। हम व्यास किसे कहेंगे? कि वह जीवा जो कहां से जाएगी? वृत्त के केंद्र से। मान लिया जाए ऐसे शुरू होकर वृत्त के केंद्र से होती हुई यहाँ पर सी पर चली गई, तो अब हम ए सी तो हम क्या कह देंगे? व्यास कह देंगे। लेकिन हम ए बी को व्यास नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या आपका ए बी जो रेखा है वह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है? नहीं जा रही, सिर्फ क्या कर रही है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। तो व्यास की तो कई सारी परिभाषाएं बन सकती है कि वह रेखा जो वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा व्यास कहलाती है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। या वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। कुल मिलाकर वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएगी, लिखो व्यास। वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। और इतना ही नहीं, सिर्फ जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएगा उसको हम जीवा कहते हैं। और साथ में क्या? और
वृत्त के केंद्र से होकर जाए, और वृत्त के केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसे व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। A line which join two point of circumference and passes through the center is known as diameter. वहां रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए और वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। ये कहा मैंने, वह इंग्लिश में कह दिया था। वृत्त के अंदर तो बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं हम। अभी हमने एक तो वो क्या खींचा, जीवा भी खींचा, और उसी जीवा को हमने व्यास भी कहा। लेकिन जीवा क्या होगी, जो कहां से जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो अब देखिए, यहां से यहां तक परिभाषा तो हमने किसमें लिखी थी, जीवा में भी लिखी थी कि वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। हमने इसमें भी लिखा कि वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं, जीवा, उसे हम जीवा कहते हैं। लेकिन अगर वही जीवा क्या करे, जो वृत्त के केंद्र से होकर भी चली जाए, तो फिर उस रेखा को हम क्या कहेंगे, उसे फिर हम व्यास कह देंगे। कि जीवा तो होनी चाहिए, लेकिन वह जीवा कहां से जानी चाहिए, वृत्त के केंद्र से होती हुई जानी चाहिए। अब जरूरी नहीं कैसे जाएगी, वो तो ऐसे भी जा सकती है, लेकिन कहां से जाना चाहिए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, जितने आप खींच सको। साइकिल की सभी तानियों को जानते हैं आप। अब आमने सामने की जैसे साइकिल का पहिया, तो ये उसका केंद्र होता है। एक तानी इस तरफ की, एक तानी इस तरफ की, दोनों तानियों को मिला दो आप, तो इनको क्या कह देंगे हम, इसको हम व्यास कह देंगे। कि जो, क्योंकि आपको तो पता है कि भैया तानी कहां से स्टार्ट होती है, उसके केंद्र से स्टार्ट होगी। अब भैया ऐसे थोड़ी सभी तानियों की लंबाई आपस में क्या होती है, उसमें बराबर होती है। ऐसा थोड़ी होती कि आपकी एक तानी तो यहाँ से शुरू हो गई और एक तानी फिर ऐसे शुरू हुई और फिर एक ऐसे चली गई, तो आपका पहिया गोल थोड़ी बनेगा। फिर पहिए में छलाने का कारण क्या होता है, उसकी तानियों को ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो जाना, यानी कि उसके छल्ले चले जाना। जब उसमें छल्ले नहीं होंगे तो हो सकता है भैया जो उसका केंद्र हो, तो अब यहाँ तक की तानी कहाँ जाएगी, यहाँ इस तरफ आ जाएगी, तो पहिया आपका थोड़ा सा बेडोल हो जाएगा। तो वही कारण होता है। फिर उसमें क्या होता है कि जब आपकी साइकिल की सभी तानियां होती है, उनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं रह जाती, तो उसमें जो छल्ले आते हैं ना गोल गोल, उनको छल्ले बोलते हैं। तो वो फिर से डाल लो तो तानियां अपनी जगह फिर से बैठ जाएंगी और सभी की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। हाँ, ये दैनिक जीवन का उदाहरण है। साइकिल का जो पहिया होता है रिंग, आपका पूरा रिंग, वो क्या होता है, वो वृत्त के उदाहरण है। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक तो जीवा बताई, एक परिधि बताई और एक व्यास बताया, साथ में क्या बताया, वृत्त बताया। याद रखना आप इतना। अब भैया ध्यान से देखना, एक और पढ़ना में त्रिज्या, एक और पढ़ना में त्रिज्या, और त्रिज्या की परिभाषा में यहां पर लिख रहा हूं, आपको इसी के नीचे लिखना है, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं भैया त्रिज्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। अब आपको पता ना व्यास क्या कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, कि वृत्त के अंदर वह रेखा जो कहां से जाए, केंद्र के अंदर, केंद्र से होती हुई जाए, वह रेखा जो केंद्र से होती हुई जाए उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास की आधि को त्रिज्या कहते हैं। अब कैसे आधि को कहेंगे, ध्यान से देखना। ये बड़े वाले पहिए में देखो, एक बिंदु ये और एक ही बिंदु ये। अब भैया बात मत करिए, सामने देखो, बात मत करो, सामने देख लो। तो भैया क्या हमने परिधि क्या समझा कि जो केंद्र के चारों का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, और जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। यानी कि ये वाली रेखा को देखो कहां से गई, वृत्त के केंद्र से होकर गई, और ये जो इस व्यास की आधी रेखा को, अब व्यास का आधा कहां से जाएगा, केंद्र के एक तरफ का हिस्सा आधा और केंद्र के दूसरी तरफ का हिस्सा आधा। दिख रहा होगा आपको, यहां से यहां तक ये जो पूरा ये रेखा हम इसको माने तो आधी रेखा तो यहां से यहां तक है और आधी रेखा यहां से यहां तक है। तो अगर हम व्यास को आधा कर दे तो क्या हमें त्रिज्या मिल जाएगी क्या, कि भैया यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, पूरी रेखा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होगी यहां से यहां तक। तो हम क्या करेंगे कि व्यास के आधे को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि यहां से इस तरफ की कितनी, 4, यहां से इस तरफ की कितनी, आधी। तो ये पूरी रेखा का नाम तो क्या था, व्यास, लेकिन व्यास की आधी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो लिख दो, व्यास की आधी रेखा, रेखा वही लाइन, व्यास की आधी रेखा त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। लिख लो, फिर मैं आपको एक और लॉजिकल बात बताता हूं। जब हमने व्यास को आधा किया तो हमें क्या मिल गया, वृत्त की त्रिज्या मिल गई। तो क्या हम त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा भैया।
कि यहां से यहां तक का मान कितना 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का मान कितना 4 सेंटीमीटर, 4 और 4 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, लेकिन फिर 8 सेंटीमीटर किसकी लंबाई हो जाएगी, वो व्यास की लंबाई हो जाएगी। तो जैसे हमने क्या लिखा कि व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है, तो त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। व्यास की आधी त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना व्यास। तो व्यास की तो बहुत सारी परिभाषा बन गई कि वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तथा वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। अन्य परिभाषा कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या त्रिज्या की दोगुनी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास की आधी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सर तो घूम रहा होगा आपका, नहीं घूमना चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल सी संरचना देखो मैंने अब तक क्या क्या बनाया। सबसे पहले हमने क्या बनाया, वृत्त। तो क्या बनाया कि एक बिंदु, और बिंदु को हमने क्या माना, केंद्र। बात मत करो। तो बिंदु, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई संरचना को हम वृत्त कहते हैं। अब जो आपका बिंदु है उसके चारों ओर जो बाहरी आवरण हमने बनाया, ये जो ये बाहरी आवरण बनाया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम परिधि कहेंगे। अब साथ में वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीवा कहते हैं। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास की आधी रेखा यानी कि यहां से इस तरफ की है, यहां से इस तरफ की, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। इतनी पढ़ा हमने अब तक। और यहां से आपके 2 नंबर मिल गए आपको इतने में। थोड़ा सा और बताना मेरे को, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, बहुत टाइम है, चिंता मत करो। अच्छा, स्पर्श करना, मैंने बात करने नहीं कहा आपसे, बात तो करना ही नहीं आपको, चिंता मत करो आप। स्पर्श करना किसे कहते हैं, स्पर्श करना किसे कहते हैं, क्या छूने को स्पर्श करना कहते हैं क्या, कि भैया अगर मैं मेरे हाथ को ऐसे घस रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ को स्पर्श कर रहा हूं, या फिर मेरा हाथ मैंने ऐसे टच किया मतलब मैंने मेरा हाथ को छुआ। तो यानी छूना कैसे कहते हैं, कि किसी चीज को स्पर्श करना है, ऐसे छूना क्या कहते हैं, उसे स्पर्श करना कहते हैं कुल मिलाकर। छेद करना किसे कहते हैं, कि किसी चीज के अंदर घुसा दो कुछ भी। अब जैसे कि भैया यहां से ये एक रेखा है, तो मैंने ये वृत्त के अंदर, ये अंदर एक, बात मत करो यार भाई, शांति सुन लो। देखिए मैं एक छोटा सा वृत्त बना दूं, ठीक है, ये एक वृत्त बनाया। अब हमें 2 रेखा और पढ़नी, एक तो पढ़नी छेदक रेखा, अब उसके नाम में पर लिखा हुआ कि किसी चीज के अंदर छेद करना। अब भैया मैंने यहाँ किसी एक बिंदु को माना, ठीक है, यहां से वृत्त के ऊपर मैंने एक रेखा डाली। रेखा डाली कैसे, कि भैया ये वृत्त को छेद करती हुई बाहर निकल गई, कि एक बिंदु पर यहां पर काटा और दूसरे बिंदु पर यहां पर काटा, और ये भी इसने वृत्त को क्या कर दिया, आर पार कर दिया। तो यानी कि इस रेखा को हम क्या कह देंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैंने जो ये रेखा बनाई, भैया शांति से अच्छी तरह बोल रहा हूं, दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। ये रेखा मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। तो मैंने वृत्त के अंदर एक रेखा बनाई ए बी, इसने वृत्त को कितने बिंदुओं पर छुआ बताओ तो, 2 बिंदुओं पर। तो यानी कि एक तो यहां से छेद करती हुई निकली वृत्त के अंदर, और ये यहां से वृत्त के बाहर निकला। आपको इस बात कैसी आ रही है, अच्छी तरह मजाक के उसमें पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। सीरियस होकर पढ़ाऊं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं फटाफट बता दूंगा छेदक रेखा क्या होती है, कि जो वृत्त से 2 बिंदुओं पर मिलती है लिखवा दूंगा सीधे सीधे, मेरा कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन अच्छी तरह भैया बता रहा हूं कि जो हमने एक रेखा खींची कहां पर, वृत्त के ऊपर, हमने उसको नाम भी दे दिया अभी, कि जिसने वृत्त को एक तो यहां पर इस बिंदु को मान लो आप P और इस बिंदु को मान लो आप Q। तो भैया क्या इसने वृत्त को एक तो यहां पर छेद किया और एक यहां पर छेद किया, यानी कि वृत्त को ये आर पार करती हुई निकल गई। कौन सी रेखा, ए बी। वृत्त को कितने बिंदुओं पर छुआ, 2, एक P और एक Q। लेकिन अब ध्यान से देखना, यहां से एक और रेखा गई, कहां से, ए से, आसानी से थोड़ी आएगी, मिटाएंगे 25 बार मिटाएंगे, चिंता मत करो आप, जब तक छेद उसको छूती हुई नहीं जाएगी, क्योंकि उसको काटना नहीं, हमें सिर्फ छुआना है उसको। मैं उल्टी बना दूंगा उसमें क्या। अब देखिए आप ध्यान से, छेदक रेखा बनाई हमने, तो छेदक रेखा ने वृत्त को कितने बिंदु के ऊपर छेद किया, 2 बिंदुओं के ऊपर, एक P के ऊपर और एक Q के ऊपर। लेकिन अब मैं यहां पर लिख दूं ए को यहां से हटा के मैंने यहां पर लिख दिया, और अब मैंने एक और रेखा बनाई AC। ए बी रेखा ने वृत्त को कितने बिंदुओं पर छेद किया, आप देख के बताओ, 2 पर। और AC रेखा ने वृत्त को कितने बिंदुओं पर छेद किया, एक के ऊपर छेद किया। अब ये यहाँ पर AC तो निकली नहीं हुई है, AC निकली है, कहां से निकली हुई, बिल्कुल वृत्त को
छूती हुई निकली है, यानी कि व्रत को छूती हुई निकली मतलब कि व्रत को कितने बिंदु पर स्पर्श किया, सिर्फ एक बिंदु पर। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा क्या बन जाएगी कि वह रेखा जो व्रत को एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो व्रत को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, दो, एक तो यहाँ पर स्पर्श किया और एक यहाँ पर स्पर्श किया, यानी कि दो बिंदुओं को छूती है उसे हम छेदक रेखा कहेंगे, इसने व्रत के अंदर छेद कर दिया, लेकिन यहाँ रेखा सिर्फ व्रत को छूते हुए बाहर निकल गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। तो मेरे को ध्यान से बताओ, किसी एक बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी एक बिंदु से, किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को कितने बिंदु पर छुए, सिर्फ एक। तो कितनी रेखाएं मैं इस वृत्त के ऊपर ऐसे खींच सकता हूं जो सिर्फ वृत्त को स्पर्श करे? कहां कहां पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा क्या? हाँ देखो, एक रेखा तो ये और एक रेखा यहां से को निकाल दो। अरे कोई बात नहीं, पढ़ा भी तो पढ़ा, तो उसमें गलत क्या है? एक रेखा तो यहाँ पर और एक रेखा यहाँ पर। अभी हमने दो रेखा बना दी, कौन सी? एक तो बनाई एसी और एक बनाई एडी, मान लो इसको, ठीक है। दो रेखाएं कौन कौन सी? एक तो एसी और एक एडी। ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं। हम सिर्फ एक ही बिंदु की बात कर रहे हैं, अगर दूसरा बिंदु हो सकता है, दूसरा बिंदु हम यहाँ पर मान लेते, हम तो फिर भी और भी खींच सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी वृत्त के बाहरी एक बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। कहां कहां? एक तो नीचे और एक ऊपर। अब अगर मैं तीसरी रेखा इसके ऊपर इसी बिंदु से बनाने की कोशिश करूंगा तो खींच सकता हूं क्या? देखिए भैया, अगर मैं यहां से भी जाऊंगा इस थोड़ी से ऊपर से, तो एक बिंदु तो ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा, तो ये तो छेदक रेखा बन गई, स्पर्श रेखा थोड़ी, क्योंकि कितने बिंदु और मिल गए, एक और एक, दो। अगर मैं थोड़ा सा और भी नीचे जाऊं तो ये देखो, ये यहां से भी जाऊंगा तो एक बिंदु तो ये और एक बिंदु यहाँ पर चली गई। अगर मैं इसके और भी पास से बनाऊं तो एक बिंदु तो ये और एक बिंदु ये, अगर और भी पास से बनाऊं तो एक बिंदु तो ये और एक बिंदु ये, और अगर और भी सिर्फ इसी के ऊपर से जाऊंगा तो ये रेखे हो गए एक ही। तो यानी किसी बिंदु से, बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो, एक नीचे और एक ऊपर। फिर से बताना, किसी बाहरी वृत्त के बाहर, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी अधिकतम छेदक रेखाएं? छेदक रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, स्पर्श रेखाओं की बात नहीं कर रहा। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त के अंदर से होती हुई जाए, उसको दो बिंदुओं के ऊपर स्पर्श करे। कितनी खींची जा सकती है? एक क्यों खींची जा सकती है? देखिए, मैंने यहाँ पर ये रेखा बना दी, ये यहाँ पर दो बिंदु पर कर रही, ये वाली यहाँ पर मैं कट बना रहा हूँ, इसने किया दो बिंदुओं पर, क्या इसने भी दो बिंदुओं पर किया? इसने भी दो बिंदुओं पर किया, इसने भी, और ये तो कर ही रही दो बिंदुओं पर, ये कर गई दो बिंदु, ये कर गई दो बिंदु। कितनी खींची जा सकती है? अनेक, अनेक या अनंत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। आप तो खींचते जाओ, ये ये गिन सकते हो उनको, ये पास पास खींच दो और आप। तो यानी कि किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। ये विकल्प आया पिछली बार, ऐसा लिखा था कि किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। खींचे जाओ जब तक आपके हाथ में करार है और आपके पेन में स्याही है, खींचे जाओ। ये ये जहां जहां कितनी हो गई? अब गिन लो इनको, तो गिन ही नहीं सकते, और अब गिन क्या, इतनी थोड़ी खींच सकते हैं। ये यहाँ पर इतनी जगह रह गई, इसमें खींच सकता है, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, इतनी। तो ये कितनी हो गई? अनेक। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखाएं, सुन लिया करो, स्पर्श रेखाएं दो और छेदक रेखाएं। स्पर्श यानी किसी चीज को सिर्फ छूना, छेदक रेखाएं यानी उसके अंदर छेद करते हुए निकल जाना। अब चूंकि यहाँ पर ये व्रत के दो बिंदुओं पर छेद कर सकती है, अगर व्रत अगर आपका ऐसा बनता, ऐसा बनता आपका व्रत, तो बहुत सारे बिंदु पर कर दी, क्योंकि एक दो तीन चार, लेकिन व्रत ऐसा थोड़ी बनता, व्रत तो सिर्फ ऐसा बनता है आपका। तो ये कितने बिंदु पर कर सकती है बाहरी रेखा? दो पर ही कर सकती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो लिख दो परिभाषा, तो लिखो आप स्पर्श रेखा, हेडिंग डालो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा। प्लीज डोंट टॉक, कीप क्वाइट एंड राइट और नोट डाउन व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। स्पर्श रेखा किसी बाहरी बिंदु से, अब बिंदु कहां होना चाहिए? बाहरी बिंदु होना चाहिए आपका, व्रत के अंदर नहीं होना चाहिए। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची जाने वाली रेखा जो
वृत्त को जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यानी कि उसको छूना, वही, या उसको काटना। तो कितने बिंदु पर काट रहे? सिर्फ एक बिंदु के ऊपर, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो एक शब्द में उत्तर आपका ऐसा आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर की, या तो स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखो, या लिख देंगे कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल देना कि स्पर्श रेखा। और कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती बाहरी बिंदु से? नोट करके लिख लेना, विशेष करके, नोट विशेष। किसी बाहरी बिंदु से, मोस्ट आईएमपी विकल्प, बाहरी। भैया देखो ये चीज ना मैं बोल के भी बता सकता था, सिर्फ आपको लिखवाता नहीं, लेकिन ये परीक्षा में आती है इसलिए लिखवा रहा हूं। आपकी इच्छा हो तो घर जाके पढ़ लेना। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं। साथ में लिख लो छेदक रेखा भी। परिभाषा ज्यादा लंबी खिंचवा दी क्या मैंने? कोई लंबी नहीं, सरल भाषा में, छेदक रेखा। वह रेखा क्या हुआ? समझ में नहीं आएगा? वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती हैं, उसे छेदक रेखा कहते हैं। इसका भी नोट लिखो, मोस्ट आईएमपी विकल्प, परीक्षा में आ जाएगा, मेरे को याद करना वहां पर। क्या हमारे मास्टर ने बधाई दी हमको? मान लो मास्टर आप, और नहीं मानो तो मत मानो मास्टर। मैं जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूँ आपसे मानने के लिए, मानो मत मानो आप तो। कितनी अधिकतम छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर अधिकतम अनंत। भैया अनंत और अनेक एक ही बात, अनेक यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, अनंत जिसको भी हम गिन नहीं सकते। अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं। यह सब बातें आपको किताब में मिल जाएगी, परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगी, परीक्षा बोध में मिल जाएगी, और जिस गाइड को आप उपयोग कर रहे हैं आपको उसमें मिल जाएगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बहुत बड़ा व्रत बनाया यार आपने तो, फिर सही है समझने के लिए। व्रत बहुत बड़ा बनाया आपने। हाँ सही है, समझने के लिए समझ में आना चाहिए बस। समझ गया मैं आपकी भावनाओं को।
निकालो प्रश्नावली 10.1। प्रश्नावली 10.1। कल कोई भी क्लास मिस मत करना। मोस्ट टाइम में प्रमेय होगी, समझाऊंगा उसको, बाकी नहीं आया तो खत्म होगा आपका मान लो। तो आप प्रश्नावली 10.1 निकालो। उसका पहला सवाल देखो, निकाल लिया? पेज नंबर बता दूंगा आपको, 164 पेज नंबर। तो पहला सवाल लिखा है, उसमें पहले सवाल में लिखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? शब्द को सुन लो, छेदक रेखा पूछा कि स्पर्श रेखाएं पूछा? स्पर्श का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छूना सिर्फ। तो अगर जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करे, उसे हम स्पर्श रेखाएं कहते हैं। तो किसी वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो पहले का उत्तर क्या होगा? 2। इतना पढ़ाने के बाद भी भैया जरूरी नहीं कि एक तरफ से, सिर्फ मैं एक बिंदु की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना कि अगर मैं एक वृत्त को बनाऊं, तो अब इन्होंने बात नहीं की एक बिंदु की, लेकिन नहीं करते हुए भी उन्होंने एक बिंदु की बात की है। कैसे? ये देखिए, ये क्या है? वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करे? एक। जैसे कि एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु को पर स्पर्श किया, यहां पर एक ही स्पर्श रेखा है। कहा? ये तो छेदक रेखा है। पहले बनाओ उसके बाद बोलो। ये हो गई एक छेदक रेखा, ठीक है। तो यानी कि किसी एक बिंदु को मान ले हम, ए मान ले, तो एक तो हो गई ए बी और एक हो गई ए सी। यानी कि दोनों ए बी और ए सी वृत्त को कितने बिंदुओं के ऊपर स्पर्श कर रही है? 2। एक तो बी के ऊपर स्पर्श कर रही है और एक सी के ऊपर। तो यानी कि एक बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो ये और एक ये। अब भैया दूसरे बिंदु से तो और भी खींच सकते हैं, जरूरी थोड़ी हमने तो इस बिंदु से खींचा, हम इस तरफ दूसरा बिंदु बना दे। ये भी कितनी स्पर्श रेखा हुई? इसको मान लो आप P मान लो, आप चाहो तो स्पर्श बिंदु को आप नीचे मान लो। तो बिंदु आप कहीं पर ही बनाओ, सभी जगह से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। आपकी इच्छा हो हम इस तरफ बनाएंगे, आप इस तरफ बना दो। कितनी स्पर्श रेखाएं हुई? 2। अब 2 से ज्यादा खींचने की कोशिश करोगे तो क्या बन जाएगी? आपकी छेदक रेखा बन जाएगी। तो यानी कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। दूसरा सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करो पूर्ति। पहला सवाल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर करती है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक ऐसा हाथ घुमा के मारूंगा ना, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? मैं इतनी बार मतलब फिर वही बात होगी। फिर स्पर्श रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु को स्पर्श करे, नहीं कि उसको काटे ना। ये रेखाएं स्पर्श वृत्त को काट रही है क्या? ये मैंने ये वृत्त बनाया, ये हो गया आपकी स्पर्श रेखा। तो कितने बिंदु पर प्रतिशत किया वृत्त को? एक के ऊपर किया ना। तो क्या लिखा आपका खालिस्तान में कि कोई स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिशत करती है? आपने एक बोला, मेरे को सब पता किसने क्या बोला। आपने एक बोला, बोल दिया होगा इतने वित्तों के बीच में। ये क्या सुनाई दे क्या? सब सारे दो बोल रहे। आपके सारे खालिस्तान भरे होंगे। हो सकता है जिसकी किताब हो, पढ़ने वाला ना हो, मन से लिख दिया हो। तो आपकी किताब आपने लिखा, जैसे आपने बहुत बड़ी तोप मार दी। तो भैया क्या लिखा है अब देखना। आप ना परीक्षा में सिर्फ ऐसे करो, कितने चिल्ला के बता दो, यहाँ पर कितने आपसे पढ़वा लो, कितने लिखवा दो आप, फिर भी आप कितने लिखाएंगे? परीक्षा में 2 ही लिख के आएंगे। स्पर्श रेखाएं कितने बिंदु प्रतिशत करती है? भैया 2 पर प्रतिशत करती है। कितने पर कर रही? 1 पर कर रही। 2 अगर लिखोगे तो वो भी बाकायदा ऐसा अंडा बनाएगा गोल कलर का। अंडा नहीं पता आपको? अंडे का आकार बता दें इनको। मोबाइल देखा आपने? आपने ऐसे किया भी? मोबाइल तो सभी ने देखा होगा। मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। क्या होता है एंड्रॉइड? जिसमें नंबर वाली बटन नहीं होती। नंबर वाली बटन होती है उसमें। स्मार्टफोन एंड्रॉइड एक ही बात होती है। स्मार्टफोन उसी को कहते हैं जो उंगलियों को ऊपर इशारा करे, इशारे से चले। अब सुनो मेरी बात, आप सभी ने मोबाइल देखा होगा, ऐसा साइज होता है। किसी के पास ऐसा हो तो बिल्कुल ऐसा मोबाइल होता ही नहीं। अब हमें सभी पता है कि जब हम मैसेज टाइप करने आते हैं, तो भैया जब मैसेज टाइप करने के लिए ऐसा कुछ डब्बा बना होता है कि हमें इसमें कुछ लिखना है, तो ये पूरी खाली लाइन होती है और उसमें हम टेप करते हैं तो पूरा एक कीबोर्ड सामने आता है। उसने ऊपर ऐसे गिनती लिखी होती है, ऐसा लिखा होता है। उसके बाद नीचे बहुत सारी ABCD लिखी होती है, जो कि क्यू से स्टार्ट होती है।
क्यू से स्टार्ट होती है पहली लाइन में। हाँ, क्यू से स्टार्ट। उसके बाद इस तरफ एक कहीं कोने में एक ओ बना होता है। ओ में और जीरो में अंतर क्या होता है? ओ में और जीरो भैया ने बताया कि अंतर बता दो इनको। तो जो आपका जीरो होता है ना, जीरो जीरो होता है अंडाकार का। इसलिए आपने कई बार सुना हो कितने नंबर मिले कि अंडे मिले उसको, तो अंडे मतलब कि जीरो जीरो मिले। जो आपका जीरो का आकार कैसा होता है? अंडे के आकार का। अंडा कैसा होता है आपका? इस प्रकार का होता है। तो आप ध्यान से देखना उसमें जीरो कैसा बना हुआ होता है। जीरो ऐसे ही बना होता है। और ओ को ध्यान से देखना, वो बिल्कुल ऐसा बना होता है आपका गोल। ध्यान से देखना। तो ओ का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार का। ओ कैसा आकार का होता है? वृत्ताकार का, यानी वृत्त, और जो आकार बनाया आपने वृत्ताकार। और आपका जीरो किस आकार का होता है? अंडाकार। ध्यान रखना है, अंतर होता है। तो आपको अंडा बना के देगा वो, अगर दो लिखोगे तो। अंडे का आकार उसी प्रकार का होता है ये। सवाल नंबर 2, शांति सुन लो। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। देखो ये इतने सरल सरल ये आते परीक्षा में, ये देख लो तो किताब में मिल गया आपको। तीसरा वाला फिलहाल के लिए छोड़ दो, बताऊंगा मैं आपको विस्तार से क्या होता है। अब चौथा पढ़ो आप। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अब जिनके मैं लिखूंगा वो बोल देंगे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ध्यान से देखना। वह रेखा क्या लिखा है? नहीं भैया, उसी भाषा में बताना पड़ेगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा, उभयनिष्ठ क्या होता है? मैंने आपको जब हमने पार्ट 2 पढ़ा था, पार्ट 4 पढ़ा था, तो यहाँ पे लिखा था कि 4x + 2 बराबर लिखा था 0। यहाँ से अब मैंने आपसे कहा था कि हमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? 4x + 2 में हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालते थे। ऐसा लिखा होता था, चलो ये मान लो आप, इसे तो हटाओ आप। ऐसा लिखा होता था आपके पास x² + 3x + 2x 3 दूने 6 बराबर लिखा होता था 0। हम एक संख्या की टुकड़ी बनाते थे, फिर उससे हम दो दो के जोड़े बनाते थे, आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ जाता था, वो बात की बात। फिर मैं आपसे कहता था कि यहाँ पर कुछ देखो, आपको दोनों में कॉमन दिख रहा हो तो हम कुछ कॉमन निकालते थे यहाँ पर कि भैया हमें x यहाँ पर भी दिख रहा है, x यहाँ पर भी दिख रहा है, तो x क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉमन हो जाएगा। कॉमन को कैसे लिखते हैं? COMMON, इसे बोलते हैं कॉमन। और इसी को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों के लिए हो, जो दोनों के लिए हो, कि भैया हमें x यहाँ पर भी दिखा, हमें x यहाँ पर भी दिखा, तो हमने x यहाँ से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, यानी कि उभयनिष्ठ ले लिया। फिर यहाँ से x प्लस यहाँ से कितना बचा था? 3। तो कहने का मतलब जो कॉमन लेते थे ना, उस कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। जैसे लोयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोयन, LION। लोयन को शेर कहते हैं, टाइगर को चीता कहते हैं, एप्पल को सेब कहते हैं। ऐसे उभयनिष्ठ को कॉमन क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों जगह हो। दोनों जगह कहाँ? भैया x यहाँ पर भी था, x यहाँ पर भी था, तो हमने x को क्या लिया? उभयनिष्ठ लिया, कॉमन लिया। अब सवाल में क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। अब उभयनिष्ठ बिंदु क्या? कि जो दोनों के लिए कॉमन हो। किसके लिए? वृत्त के लिए भी और स्पर्श रेखा के लिए भी। तो भैया हटाओ, जगह खाली करो, ध्यान से देखना। दांत निकले आपके। ये क्या है? एक वृत्त, और ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ध्यान से देखना, ये एक बिंदु है, तो ये तो कई सारे बिंदु हैं, दिख रहे होंगे आपको। और इन बिंदुओं को मैं और पास पास बनाऊं, सामने समझ लो। रेखा कैसे बनती है? कई सारे बिंदुओं को मिलाकर के, ऐसे ये बहुत सारे बिंदु बनाते जाओ, बिंदु बनाते जाओ, बिंदु बनाते जाओ, बिंदुओं को आपस में मिला दो, क्या बन जाएगी? रेखा। जैसे एक रेखा मिली, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं। कि मान लिया जाए ये तो कैसे होंगे आपके? बड़े बड़े बिंदु, लेकिन बिंदु तो और भी छोटे होते हैं। ये एक बिंदु, फिर ये दो बिंदु, फिर ये 3 बिंदु, फिर ये 4 बिंदु। ऐसा कई सारे बिंदु को मिलाकर क्या बनता है? रेखा बनती है। और ऐसे ये परिधि की रेखा बनी हुई है, तो परिधि के ऊपर तो बहुत सारे बिंदु हैं। तो ये आपको बिंदु दिख रहा होगा, एक ही बिंदु, ठीक है। तो ये बिंदु किसका है? वृत्त का। ऊपर से निकल गया। हाँ भैया, अब देखिए यहां पर एक बिंदु दिख रहा होगा कि जो कुछ देर पहले तो किसका था? वृत्त का था। और अभी भी ये बिंदु वृत्त का ही है, लेकिन साथ में किसका है? ये एक और के लिए स्पर्श रेखा का भी तो है। यानी कि एक स्पर्श रेखा कौन है यहाँ पर? मान लिया जाए मैं यहाँ इसको ए मान लूं, और इस बिंदु को मैंने बी मान लिया। तो जो बी वाला बिंदु किसका काम कर रहा है? एक तो स्पर्श रेखा का, स्पर्श बिंदु का भी काम कर रहा है, और एक वृत्त का बिंदु का भी काम कर रहा है। तो यानी कि एक ही बिंदु किसके लिए हो गए? दो के लिए। किसके लिए? एक तो वृत्त के लिए, वृत्त, तथा एक किसके लिए हो गया? स्पर्श रेखा के लिए।
किसके लिए होगा? दो के लिए होगा ना। ये वाला बी वाला बिंदु एक तो स्पर्श रेखा के लिए भी होगा, स्पर्श रेखा कौन है? ए बी, और एक वृत्त का ये बिंदु है बी, दोनों के लिए क्या होगा? दोनों के लिए एक ही बिंदु होगा, और जो दोनों के लिए उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो देखिए, एक तो यहाँ पर ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और जो बिंदु बना उसको हम क्या क्या कह देंगे? बिंदु। दोनों को हम मिला देंगे, क्या बन जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यानी कि अगर कोई भी रेखा अगर वृत्त को एक बिंदु के ऊपर टच कर रही है, एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु को छू रही है, तो उस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम कह देंगे कि ये क्या है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या कर रहा है भैया कि एक तो स्पर्श रेखा का है और एक वृत्त के बिंदु का है, तो दोनों को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं लेक्चर से, देखो आप कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तो रखने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें बता दी मैंने आपको। वृत्त बताया, उसके बाद क्या बताई? परिधि बताई, फिर आपको जीवा बताई, फिर आपको व्यास बताया, फिर आपको क्या बताई? सर रेडियस बताई, त्रिज्या रेखा, उसके बाद स्पर्श रेखा, उसके बाद छेदक रेखा, उसके बाद स्पर्श बिंदु। हाँ, जीवा का नाम ले दिया मैंने, कोड। हाँ, क्या होती जीवा? बताओ तो आप मेरे को। बताइए जीवा क्या होती है? सभी अपनी कॉपी को बंद कर लें, एंड शॉर्ट टेस्ट, छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका। बताइए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? पहली बात तो आप हंसिए मत। हाँ, बताइए अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? गहरी सांस लो, जो आपके मन में आए उसे बता दो, लेकिन आपकी सरल भाषा में, हर कुछ नहीं कहना, आपकी सरल भाषा में बता दो कि स्पर्श रेखा किसे कहेंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ स्पर्श मतलब छूना। अब वह रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर छुए? एक बिंदु पर। छूना, प्रतिच्छेद करना, यानी कि वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। पल्ला पढ़े, पल्ले पढ़ा, कुछ नहीं पढ़े पढ़ा, कि वह रेखा जो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ एक बिंदु पर, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता थी क्या? कहा नहीं बता पाए? बताओ तो छेदक रेखा क्या होता है? अब बताओ आप छेदक रेखा। दो बिंदु पर किसको? हाँ, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या छेद करे, लेकिन किसको? किसके ऊपर? दो बिंदुओं पर छेद करेगी ना, तो किसके ऊपर छेद करेगी? आयत पर करेगी, वर्ग पर करेगी, वृत्त पर करेगी, किस पर करेगी? वृत्त पर। तो बस आपको परिभाषा बनाती है कि जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, किसके ऊपर करेगी? वृत्त के ऊपर। तो वह रेखा जो वृत्त के ऊपर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मैं कह रहा हूं कि मैंने जैसा लिखा है ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, आपको आपका नाम बताना है। हाँ, तो कैसे बताएंगे? मेरा नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र मेरा नाम है, माय नेम इज शैलेंद्र वर्मा, शैलेंद्र वर्मा इज माय नेम, आई एम शैलेंद्र वर्मा। किसी भी तरह से बोल दो, नाम तो मेरा एक ही है, शैलेंद्र। तो भैया छेदक रेखा की परिभाषा बतानी है कि वह रेखा जो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वृत्त की बात कर रहे हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को वृत्त कहते हैं। केंद्र के चारों ओर बाहरी आवरण एक जो बनाया गया उसे हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम जीवा कहेंगे। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास कहेंगे, या परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तथा वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास कहेंगे, या त्रिज्या के दो गुने को हम व्यास कहेंगे। फिर त्रिज्या किसे कहेंगे? कि व्यास की आधी रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या त्रिज्या की हम एक और परिभाषा बना सकते हैं क्या? कि वह रेखा जो वृत्त के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए, वह रेखा जो परिधि के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और वह रेखा जो वृत्त के केंद्र तथा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम व्यास कहते हैं, और सिर्फ परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम जीवा कहते हैं। स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त के ऊपर दो अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, और किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर अनेक या अनंत, इनफाइनाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इतना मैंने आपको बताया, आराम से पढ़ लेना घर जाके। कल मैं आपको प्रमेय बताऊंगा, और एक प्रमेय से पूरी प्रश्नावली हो जाएगी आपकी 10.1। खत्म आज के लिए।
भैया अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, 10 नंबर का पार्ट है, कम से कम 12 से 15 दिन चलेगा आपका। 15 दिन तो बहुत हो जाएंगे आपके। तो 15 दिन में आपको 10 नंबर मिलने वाले, और 2 नंबर में गारंटेड कह रहा हूँ, 2 नंबर आपको आज से यहाँ मिल जाएंगे, आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे आपको एक नंबर के विकल्प में। हो सकता है सही जोड़ी में आ जाए, एक शब्द में उत्तर आ जाए, सत्य सत्य आ जाए, या एक वाक्य में उत्तर आ जाए, कुछ भी आ जाए। रोज पढ़ोगे तो ही काम बनेगा। आओ ना हो, ये आपकी इच्छा।